Hello students, my name is Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो 5th यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स उसको पढ़ रहे हैं। कल हमारी एक क्लास हुई थी इसकी फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, किस तरीके से इसमें इसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों। अब सिंपली कल मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशंस लाइक डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि अलग अलग सांद्रताओं पर ये निर्भर करती है। इससे डिफरेंट कंसंट्रेशन से प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, पीएच, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, फ्री रेडियल स्क्वेंजर, न्यूट्रल साल्ट्स आदि पर बेटा आदि से ये प्रभावित होती है। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से। अब थोड़ा सा रिकेप मैं आपको कराऊं कि केमिकल काइनेटिक्स को ऑब्जेक्टिव इसको मतलब पढ़ने का क्या तरीका है। कल भी मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की मैंने आपको कल रिएक्शंस बताई थी, जिसमें पहली है बेटा फास्ट रिएक्शन। ठीक है, जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न हो जाती है, जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। ठीक है ना बेटा। अब इसमें जो एग्जाम्पल लिए थे वो एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो वो न्यूट्रलाइज जो रिएक्शन होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस अपन ने कल पढ़ा था। ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये भी हमने पढ़ा था। एक्सप्लोजिव रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन ये हमने पढ़ा था। दूसरी जो रिएक्शन, दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है वो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगने की प्रक्रिया बहुत धीमे वेग से, बहुत धीमे वेग से और बहुत अधिक समय लेती हुई वो संपन्न होती है। तीसरी टाइप की रिएक्शन जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसी का अध्ययन हम इस केमिकल काइनेटिक्स के माध्यम से करेंगे कि रिएक्शन विच प्रोसीड ए मिजरेबल स्पीड, दीज रिएक्शन आर यूटिलाइज इन द स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब मैंने इसके एग्जांपल्स आपको क्या बताए थे बेटा। एग्जांपल्स आर हैं इसके इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सेपोनिफिकेशन ऑफ एथिल एसीटेट, ये सब इसके क्या है बेटा एग्जांपल्स। तो हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या होता है, ये अपन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ, ध्यान दें, समय के साथ क्रियाकारक वो उत्पाद सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है वही बेटा अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी कि क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपन सांद्रता परिवर्तन में लगा समय क्या कहलाता है बेटा, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और ये यहाँ पर ध्यान देना है बेटा, ये कल भी अपन ने पढ़ा था कि एक ये खिंच गया हमारे पास, है ना। तो ये तो है क्रियाकारक और ये है बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो है रिएक्टेंट, यानी कि समय के साथ इसमें कमी हो रही है और इसमें समय के साथ वृद्धि हो रही है, ये प्रोडक्ट है। तो बेटा जो समय के साथ कमी हो रही है उसको तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको हम यहाँ पर ध्यान दें नेगेटिव चिन्ह से दर्शाते हैं। और पॉजिटिव उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव सांद्रता से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है आपको ये वाली चीज़। ठीक है ना। अब हमने कल पढ़ लिया था बेटा इसमें, हाँ एक चीज़ कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था एक, कल मैंने क्या असाइनमेंट दिया था कि N2 की सांद्रता में कमी की दर, ठीक है, यानी कि ये पूरा अच्छे से देखते हैं इसको कि N2 की सांद्रता में कमी की दर 10⁻² मोल है। ठीक है, N2 व H2 की अभिक्रिया द्वारा NH3 का निर्माण करते हैं हम हेबर प्रोसेस से बेटा। तो N2 की सांद्रता में कमी की दर 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये सब हम पढ़ेंगे बेटा। अभिक्रिया के वेग की दर है, ये वो है यूनिट्स। अभिक्रिया में H2 में कमी की दर तथा NH3 के बनने की दर को ज्ञात हमें करना है। यानी कि N2 + 3H2 गिव्स हमें क्या देता है, ये हमें देता है 2 NH3। ठीक है,
अब यहाँ पर जो N2 का 1 मोल, H2 का 3 मोल, ये दोनों मिलकर 2 मोल अमोनिया हमें बना रहे हैं। हमें प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल अमोनिया प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हमें दे रही है N2 की सांद्रता में कमी की दर, यानी कि N2 में जो N2 की सांद्रता में जो कमी हो रही है उसका मान है 10⁻²। ठीक है। अब ये H2 की भी हमें निकालनी है और NH3, H2 की सांद्रता में कितनी कमी हुई और NH3 की सांद्रता में हमें कितनी वृद्धि हुई, ये हमें यहाँ पर निकालना है। अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या किसके बराबर होता है बेटा? अभिक्रिया का वेग देखो, कंसंट्रेशन में कमी, यानी कि N2 की कंसंट्रेशन में कमी -1/3, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री है, -1/3 का 1/3 हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टाइम के साथ बराबर क्या बन जाएगा? हाफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3, इसका ये बन जाएगा। ठीक है। अब ये रिएक्शन हमारे पास आ गई, ये एक चीज़ हमारे पास आ गई है, और इसके मान से ही हम, जो हमसे पूछा गया है सवाल में कि अभिक्रिया में H2 में कितनी कमी आ जाएगी, H2 की कंसंट्रेशन में, और NH3 की दर बनने की दर में कितना इजाफा हो जाएगा, वो हम सब यहाँ पर निकाल दें। अब हमें क्या दिया गया है कि कंसंट्रेशन जो है नाइट्रोजन की, उसमें परिवर्तन की दर 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अतः समीकरण 1 से H2 में कमी की दर -dCH2/dt = 3। ठीक है, आ गया हमारे पास, समझ में आ रही है? क्योंकि H2 ये -1/3 dCH2, देखो बेटा यहाँ पर एक अच्छे से देखते हैं इसको, कि जो 10 की घात ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आप ये चीज़ रख दें, तो 10 की घात -2 रख दें, मोल और लीटर इनवर्स हमें अंडरस्टूड है। तो ये किसके बराबर है? -1/3 dCH2/dt। ठीक है। अब dCH2/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ, -3 × 10⁻²। ठीक है। चूंकि माइनस को हम हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि माइनस तो इधर आना चाहिए, तो माइनस इधर हट जाएंगे इधर। क्योंकि क्यों हटा रहे हैं माइनस? इधर क्यों आना चाहिए? क्योंकि H2 की सांद्रता में कमी हो रही है, इसलिए हम माइनस यहाँ पर लगा रहे हैं। तो H2 की सांद्रता में कमी क्या हो जाएगी बेटा? 3 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप देखें कि जो ये वाली चीज़ है, ये इसके भी बराबर है ना? तो dCN2 यानी कि 10 की घात -2 हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बराबर हाफ, ठीक है, हाफ dCNH3 यानी कि NH3 के बनने की दर डिवाइडेड बाय dt। तो dCNH3 जो हमारे पास है और डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू 2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस ये आपका असाइनमेंट पूरा हो गया बेटा अच्छे से। ठीक है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। बेटा इसी तरह के सवाल हमें करने हैं, इनसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, और अगर हम कॉन्सेप्ट का सही तरीके से यूज कर लेते हैं तो ये हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हमने जो पढ़ा है उसके क्रक्स को, उसकी जो मूल बात है उसको हम समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब फिर कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था बेटा, अभिक्रिया के वेगों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। सांद्रता हो गया, ताप हो गया, आपके ठोस दाब हो गया, उत्प्रेरक प्रभाव का प्रभाव हो गया। अब इनसे आगे हम पढ़ते हैं बेटा, प्रकाश का प्रभाव। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो निश्चित प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के माध्यम से संपन्न होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट जो होती है बेटा, तो जो इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन है, रेडिएशन यानी कि जब रेडिएशन गिर रही है उस पर, तो वो रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बना रहा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो निश्चित प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के माध्यम से संपन्न होती है, प्रकाश रसायन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होने वाली प्रकाश विश्लेषण अभिक्रियाएं, बिल्कुल जो मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था कि 6CO2 + 6H2O। अब क्लोरोफिल जो Mg जिसमें
Mg होता है, मैग्नीशियम भी। और ये सनलाइट की उपस्थिति में बेटा ये क्या C6H12O6 यानी कि ये ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, प्लस 6O2 6O2। अब यहाँ से बेटा एक आपको एक चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि 6O2 बनी, यानी कि एक बार क्लोरोफिल 6CO2 को खाकर 6O2 बन रही है। तो इसीलिए पेड़ पौधे क्यों जरूरी हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये CO2 को लेकर भोजन के रूप में ये O2 हमें देते हैं। इसीलिए आपको बेटा हमेशा हमेशा ये हमारी जैसे हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम एक पौधा, हर आदमी को एक पौधा बेटा गोद लेना चाहिए। और हम जो कॉलेज डायरेक्टरेट के अनुसार बेटा आनंदम प्रोग्राम चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उसमें उसमें यही सब एक्टिविटीज़ हैं हमारी, इन्हीं सब एक्टिविटीज़ को उसमें एक धागे में पिरोया गया है। और उसका मूल थीम जो है वो देने की खुशी, यानी कि पे बैक टू अवर सोसाइटी। ठीक है बच्चों, तो इस एग्जांपल से हम केमिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते आनंदम पे चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर छठा जो है वो विलायक है। यदि अधिक सांद्रता के द्रव रासायनिक अभिक्रियाओं में विलायक अधिक सांद्रता के द्रव रासायनिक अभिक्रियाओं में विलायकों के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, क्योंकि बेटा उनकी नीटा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो घोल ही नहीं पाएंगे किसी को। उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक युक्त ध्रुवीय विलायक जैसे जल आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं के लिए अधिक उपयोगी विलायक है, जबकि अध्रुवीय विलायक जैसे कि बेंजीन, CCl4, ईथर, NHN कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। जल को ही क्यों लेते हैं बेटा, क्योंकि ये क्या होता है H+ और OH- आयन में विभक्त फटाफट हो जाता है, इसीलिए हम जल को लेते हैं। पर किस में लेते हैं बेटा, ध्रुवीय विलायकों में, क्योंकि इस पर क्या हो जाता है H+ और OH- का चार्ज इस पर आ जाता है। लास्ट है बेटा कि क्रियाकारकों की प्रकृति। क्रियाकारकों की प्रकृति किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है कि आयनिक यौगिक रासायनिक अभिक्रियाओं में अवयव आयनों के रूप में भाग लेते हैं। किसके रूप में भाग लेते हैं बेटा, अवयव आयनों के रूप में। अतः उनकी अभिक्रियाएं अत्यधिक तीव्र वेगों से संपन्न होती है। अत्यधिक तीव्र आयनिक यौगिक जैसे Ag, अब ये अपने एग्जाम्पल लिया बेटा, अब यहाँ पर देखें आप, तो Ag यानी कि Ag+ और NO3- यही हो गया। तो फटाफटी आयनों के रूप में, अवयव आयनों के रूप में भाग लेते हैं। यानी कि अगर ये AgNO3 है ना, तो ये Ag+ के रूप में और NO3- के रूप में भाग ले रहे हैं। अब यहाँ पर NaCl है तो Na+ हो गया और Cl- हो गया। नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो AgCl का अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है बेटा, ये हमें प्राप्त हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट हमें मिल जाता है। किंतु सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उनमें अभिक्रियाओं में जो आणविक अवस्था में भाग लेते हैं वो आयनिक यौगिक, जैसे नाम से स्पष्ट है बेटा, आयनिक यौगिक तो आयनों के रूप में भाग लेंगे, पर सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो आणविक अवस्था में भाग लेते हैं। इसीलिए अभिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी वेग से संपन्न होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि CH3CO C2H5 ये दे दिया हमने। अब C2H5 को प्लस के रूप में निकालना है, CH3CO- को माइनस के रूप में निकालना है। तो यहाँ पर जो है बेटा ये आणविक अवस्था में भाग ले रहे हैं लोग, ये इसमें जो कंपाउंड है हमारा। अब इसको एसिडिक मीडियम दे दिया हमने, है ना, तो CH3COOH + C2H5OH हमारे को मिल जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। ये क्या है, क्रियाकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले उस एग्जांपल पर बात करते हैं हम, कि कोई चीनी को जब हम पानी में घोलते हैं तो चीनी का एक रूप होता है बेटा मिश्री, जिसे बोलते हैं मिश्री। आप सबने देखी होगी। हमारा जो बैकग्राउंड है थोड़ा ज़्यादा, हमारे बच्चे ज़्यादातर जो हैं बच्चे वो ग्रामीण परिवेश से हैं और उनको गर्व होना चाहिए उस ग्रामीण परिवेश पे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको जो बात बता रहा था कि जो मिश्री होती है, मिश्री इसलिए ग्रामीण परिवेश मुझे याद आ गया क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश का ही छात्र रहा हूँ और अभी भी वहीं का ही छात्र हूँ। तो वहाँ पर बेटा हमें प्रसादी के रूप में मिश्री मिलती है। इसलिए मैं सब बच्चों को याद दिलाना चाह रहा हूँ वो दिन, कि वो मिश्री जो हमें मिलती है वो एक तरीके से थोड़ी हार्ड होती है और थोड़ी बड़ी होती है। उसको जब हम पानी में घोलें, ठीक है, मिश्री के जो डली बोलते हैं उसको हम पानी में घोलें और एक हम
जो चीनी होती है, चीनी को पानी में घोले, तो आप खुद बताइए कि पहले कौन घुल जाएगा पानी में। आप खुद एक ये एक्सपेरिमेंट करके देखना बेटा, यही केमिस्ट्री है। जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं को ही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बस उनको हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। तो बेटा आपको सबको आंसर आ गया होगा कि चीनी सबसे पहले घुल जाएगी। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि चीनी को अगर पानी में घोलें और नमक को हम पानी में घोलें, तो पहले कौन घुल जाएगा? पहले घुल जाएगा बेटा नमक। अब ये क्यों हो रहा है? दोनों को पानी में घोला था, विलायक तो मीडियम तो सेम ही है, ठीक है। चक्कर क्या पड़ रहा है बेटा कि जब मिश्री की तुलना में शक्कर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है, और नमक शक्कर की तुलना में, शुगर की तुलना में, आपके चीनी की तुलना में आपके जो नमक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है। और अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होने के कारण बेटा वो आसानी से अभिक्रिया संपन्न करा लेते हैं, ठीक है। यही इसमें कहा गया है कि क्रियाकारक पदार्थों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, टक्करों की संभावना, प्रायिकता उतनी ही अधिक होती है, अतः अभिक्रिया उतने ही अधिक वेग से संपन्न होती है। इसलिए अभिक्रियाओं में ठोस क्रियाकारक व उत्प्रेरक पदार्थों को सदैव, देखो बेटा ये आ गया पाउडर फॉर्म में, यहाँ पर देखो पाउडर फॉर्म यानी कि वही नमक के जैसे प्रयुक्त किया जाता है। कैसे किया जाता है बेटा? वो पाउडर फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब वेग वेग समीकरण व वेग स्थिरांक क्या होता है, इसके बारे में बेटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज छोटा सा एक टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग की क्रियाकारक सांद्रता पर निर्भरता की व्याख्या करने वाली समीकरण। क्या ध्यान रखें, वेग की क्रियाकारक सांद्रता पर निर्भरता, क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भरता होती है, बिल्कुल, क्योंकि जब क्रियाकारक रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग लेगा तभी तो वेग आएगा हमारे पास, ठीक है। तो व्याख्या करने वाली समीकरण वेग समीकरण कहलाती है। और इस तरह से हम बेटा क्या करेंगे, वेग समीकरण और वेग स्थिरांक को आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।